मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है इतिहास और विकसित राष्ट्र। इतिहास और विकसित राष्ट्र जो शब्द मैंने चुना है वो इसलिए चुना है कि आप विकसित राष्ट्र बनाने के लिए या राष्ट्रवाद के लिए क्या इतिहास के साथ कोई समझौता किया जा सकता है, या इतिहास जो है वो पूर्ण होता है या उसमें सिलेक्टिवली भी चल सकते हैं। मान लो जो चीज़ हमको सूट करती है, जिससे हमको गौरव महसूस हो, उसे तो हम इतिहास में शामिल करें, और जिससे हमें अगर हमारी कोई नेगेटिविटी कुछ नज़र आए, हमारी कोई कमज़ोरी नज़र आए, तो उसको हम जो है छोड़ दें, तो वो उचित नहीं है। तो ये प्रश्न इसलिए उठा कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले, आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो बनाया था 1857 की क्रांति और कोटा का कब्र विवाद। तो कब्र विवाद के बारे में वैसे तो जो लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको पता ही है। ये जो कब्र विवाद है ये क्या है कि कोटा के तत्कालीन ब्रिटिश रेजिडेंट जो है कि कब्र पर जो है ये लेकर विवाद था। उस कब्र पे क्या है, एक पट्टिका लगी थी। उस पट्टिका पर सैनिकों के लिए बड़ी अपमानजनक भाषा कहें या एक मतलब कहिए कि गलत भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन ये स्मारक जब बना था उस समय अंग्रेज़ों का राज था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वे अंग्रेज़ों के अलाइज थे कहिए या उनके मातहत थे, और उस समय वो एक तख्ती लगी। अब उस तख्ती को, उस पट्टिका को अगर हटाया जाता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि हत्यारे खून के प्यासे सैनिक, कुछ ये लिखा, राजा के सैनिकों ने इसको अंजाम दिया। अंग्रेजी राज में निश्चित तौर पर जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उन क्रांतिकारियों को किसी को उन्होंने शहीद का दर्जा थोड़ी दिया। शहीद का दर्जा तो हम देते हैं, फ्रीडम फाइटर का दर्जा हम देते हैं। तो ये हमारा तथ्यों पर आधारित इतिहास है, उससे हम उनको शहीद या उनको जो है स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो ये जब प्रश्न उठा तो ये मैंने इस पर वीडियो बनाया, उसके बाद एक आर्टिकल भी इस पर लिखा, उस पर लिखा कि भाई कहाँ तक ये उचित है, और इसे सुरक्षित रखते हुए भी हम अपने राष्ट्रवाद का जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उसकी अभिव्यक्ति के या उनके प्रति हमारी श्रद्धा रखने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जब इस पर बहस चल रही थी, आर्टिकल लिखा, तो मेरी एक प्रोफेसर साहब से इस दौरान बात हुई। वो प्रोफेसर साहब जो हैं उसी इलाके की तरफ ही थे, और उनसे जब मैंने चर्चा की कि भाई तुम बताओ इसको ये उचित है क्या, तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो उस पक्ष को ठीक मान रहे थे जो इस पट्टिका को हटाना चाहते थे। मैंने अपनी बात कही, अब मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। उसमें अगर आपको रुचि हो उसमें तो पुनः देख सकते हैं। 1857 की क्रांति और कोटा का कब्र विवाद, एक अच्छा वीडियो बना है, उसमें लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आई है। अब जो मैं आगे बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा साहब ये तो भारत सरकार की नीति है। तो मैंने कहा भारत सरकार की नीति है तो उसका एक कोई स्टेटस पेपर है, कोई पॉलिसी पेपर है, इसके लिए क्या कोई कमेटी बनी है या कोई विशेषज्ञ समिति जिसने ये आइडेंटिफाई किया हो कि भाई कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो हमारी दास्ता या औपनिवेशिक मानसिकता को प्रभावित करती हैं। तो उसमें ये हुआ, मैं पहले कभी ध्यान दिया नहीं था। तो ये जो है 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में पंच प्रणों की घोषणा की थी। पंच प्रण, 5 प्रण, या जो हम कहें उनको 5 संकल्प, और उन संकल्पों को विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक बताया, और यह भी घोषणा की कि ये अगले 25 वर्षों में, अर्थात 2047 तक जब आज़ादी का 100वां वर्ष होगा, तब तक हम जो भी अंश हैं गुलामी के, मानसिकता के, दास्ता के, उन सब को हम जो है 100% ख़त्म कर देंगे और हम आत्मसम्मान जागृत करेंगे। बात तो ठीक है, किंतु इतिहास में जो है हम कैसे सेलेक्टिवली नहीं जा सकते, क्योंकि इतिहास तो थोरो लिखा जाएगा, कंप्लीट लिखा जाएगा, और उसमें जो हमारे कमज़ोर पक्ष हैं उनको आप चाहे हाईलाइट मत करो, लेकिन उनको आपको उल्लेख करना होगा, क्योंकि उनसे कोई ना गुलामी की मानसिकता आती है, ना कोई नेगेटिविटी आती है।
बल्कि उसमें एक रीजनिंग डेवलप होती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ हम गलत थे, और उस तरह की गलतियाँ फिर न दोहराएं। कई तरह की प्रेरणाएं, ऐसा नहीं कि सब विजय विजय से मिलती हैं, पराजय से भी मिलती हैं। तो ये सोच करके मैंने ये उसी समय विचार किया जब प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये पंचप्रणों का हिस्सा है और 2047 तक इनसे मुक्ति लेनी है, जो औपनिवेशिक या अन्य गुलामी के जो भी अंश हैं। अब गुलामी हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है सैकड़ों वर्षों की दास्तां के बाद, और उस सैकड़ों वर्षों की दास्तां शुरू कब हुई। तो अब तक का जो जिस तरह का चीज़ चल रही है उसमें एक चीज़ नज़र आई कि भाई एक तो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, जो मुस्लिम शासक थे केंद्र शक्ति के रूप में स्थापित थे, ऐसा नहीं प्रांतीय शक्तियाँ हिंदू शक्तियाँ ही थीं और अच्छी संख्या में थीं, किंतु वे केंद्रीय शक्ति नहीं बनी और केंद्रीय शक्ति पर बैठ गए आकर के जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे। अब उन्होंने, वो एक अलग विषय है कि मध्यकाल में क्या हुआ क्या न हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कहाँ से काउंट करेंगे। कई बार तो लोग कहते हैं कि साहब ये जो है नाम परिवर्तन कर दो, तो नाम परिवर्तन भी करोगे तो उसकी जो ऐतिहासिकता तो बतानी पड़ेगी। अर्लियर इट वाज बिल्ट बाय सो एंड सो, या अर्लियर इट वाज बिल्ट इन सो एंड सो ईयर, तो उससे वो ख़त्म नहीं होगा। दूसरा क्या, इतिहास के जो हमारे अध्याय हैं वो अध्याय कभी ऐसे थोड़ी ख़त्म होंगे। आज इतना साहित्य रचा जा चुका है इतिहास पर कि आप कहीं भी जाएं, ब्रिटिश म्यूज़ियम, ब्रिटिश लाइब्रेरीज़, इंग्लैंड की लाइब्रेरीज़, यूरोप, अमेरिका, आपकी हिस्ट्री वहाँ है। और आप कहेंगे सब झूठी हिस्ट्री है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहासकार सब झूठे नहीं होते हैं, ना कोई सरकारी पक्ष को रखने वाले होते हैं। तो ये जो मामला चला इसमें क्या है, कायदे से एक कमेटी बननी चाहिए और गुलामी के अंश क्या हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उनकी एक सूची बने और सूची बना करके सबसे पहले उसे राष्ट्र के सम्मुख, पूरा राष्ट्र इसमें तो स्टेक होल्डर है, तो स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन, उनकी टिप्पणी आमंत्रित की जानी चाहिए। फाइनल एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए और एक कार्य योजना तैयार हो, जिससे क्यों वेग बात करने से कुछ नहीं होता है कि हम जो है अपने गुलामी के अंश को मिटा देंगे, हमारे सोच में नहीं रहेगा, ये अलग चीज़ है। अब मैं दूसरी बात ये कहूँ, अगर मान लो, मैं ये मानूँ कि जो हमारा नियरेस्ट पास्ट है, वो तो नियरेस्ट पास्ट में तो हम ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है बाद में 1858 के बाद, तो हम जो है अंग्रेज़ों के जो है की दास्तां में थे, एक तरह से मतलब सबॉर्डिनेशन में थे और उनसे हमें फ्रीडम के लिए हमको संघर्ष करना पड़ा। तो जो हमारा इमीडिएट पास्ट है उसमें इतने कितने चीज़ें हैं जो हमारे संस्कृति में, हमारी आदतों में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में शामिल हो चुकी हैं और उनमें औपनिवेशिकता की बू आती है। अगर हम जैसे मुग़ल काल पर पहुंच गए तो आप देखिए, जैसे आगरा का ताजमहल है, किला है, फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है, एतमादुद्दौला का मकबरा है। अगर हम दिल्ली आते हैं तो यहाँ हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है, लाल किले की विभिन्न विभिन्न इमारतें हैं, जामा मस्जिद है। तो अब आप देखिए कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जो राष्ट्र का प्रतीक बन चुके हैं, उनको आप छेड़छाड़ मेरी राय में उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास जो है, सच्चा इतिहास ही किसी देश को आगे की राह दिखाता है और तरक्की की ओर ले जाता है। अगर हम अपने जो अप्रिय घटनाएं हैं उन अप्रिय घटनाओं को छुपाएंगे तो हम इतिहास के साथ अन्याय करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एज हिस्ट्री स्टूडेंट मैं ये बात कह सकता हूँ। अभी क्या हो रहा है, राजस्थान में भी इस तरह की बातें कुछ दिखाई थी, क्योंकि नाम परिवर्तन के तो बहुत आपने केसेस देखे हैं। अगर मान लो इलाहाबाद को प्रयाग किया गया तो ये उसका एक पुराना नाम था, उस ठीक अच्छी बात है, लेकिन जिसका कोई पुराना नाम ढूंढ के लाओ या तो, और नहीं तो बाद में अगर कोई मुग़ल या किसी और टाइम पर रख दिया गया नाम, उसको परिवर्तन करके आप क्या गेन करेंगे। ये कहेंगे अर्लियर इट वाज नोन एज बाय दिस नेम, इट वाज फाउंडेड बाय सो एंड सो, दिस सिटी वाज फाउंडेड, या जो कुछ भी है, किला बनाया, जो भी बनाया। तो इस तरह से क्या है, उसको आप जो है कभी मिटा नहीं सकते। तो हम क्यों अपनी जो क्षमताएं उनको ख़त्म करें। अब मैं आता हूँ इसी बात पर कि यदि हम इमीडिएट पास्ट में जाएं तो सबसे बड़ी दास्तां का जो हमारी गुलामी का एक बड़ा जो काम है वो है क्रिकेट का खेल। क्रिकेट जो भारत में आया, ये अंग्रेज हमको लेके आए एक औपनिवेशिक विरासत के रूप में, और इनिशियली इसमें जो लोग खेलने लगे ये वो लोग थे जो कभी हमारे रॉयल लोग हुआ करते थे, और उनको ये बैट बल्ला पकड़ा दिया था, यू प्ले क्रिकेट एंड वी विल रूल इट। कोई नहीं,
लेकिन आज वो इतना बड़ा खेल बन गया है कि हमारे लिए राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गया है। भाई उसका इतिहास देखो, आज भी क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड और इंग्लैंड के पूर्व उपनिवेशों में। बाकी देशों में अमेरिका या रूस या चाइना ये तो क्रिकेट नहीं खेल रहे, बड़े पावरफुल देश हैं, या कोरिया और भी बड़े बड़े देश हैं, जापान, ये कोई नहीं खेलते। केवल वे खेलते हैं जो ब्रिटिश उपनिवेश थे। इवन फ्रेंच उपनिवेश या पुर्तगीज उपनिवेश, उनमें भी क्रिकेट नहीं है, ये केवल इनमें है। तो बतौर दास्तां आपको क्रिकेट मिला जिसके लिए हम पगलाए हुए हैं, जिसमें दुनिया भर का सट्टेबाजी, इन्वेस्टमेंट और क्या क्या हो रहा है। दूसरा, अंग्रेज़ी भाषा। अंग्रेज़ी भाषा जो है, जो हमको मिली, और आज भी जो अंग्रेज़ी भाषा है वो ब्रिटिश उपनिवेशों में ज़्यादा लोकप्रिय है और उसका स्थान और बढ़ा है। अंग्रेज़ी आज स्थिति हो गई जब एक ज़िले में एक भी स्कूल नहीं था, एक ज़िले में 100 स्कूल अंग्रेज़ी मीडियम हो गए। राजधानी शहर में जयपुर में 75 के आसपास तक 2 या 3 स्कूल थे जो इंग्लिश मीडियम होते थे, आज 2-3 हज़ार से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गए। तो हमारा आग्रह तो उसके प्रति और बढ़ा। तीसरा, हमारी वेशभूषा। क्या हमने पैंट शर्ट, क्या हमने कोट सूट टाई, इन सबको तिलांजलि दे दी है? उसको भी हमने वो भी हमको वहीं से, उनकी विरासत से मिली हमको। तो औपनिवेशिक विरासत के रूप में अगर कन्वीनियंट है ये ड्रेस, ओके, देन ये एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती हम करेंगे, नहीं हमको तो नहीं हमारा अपना ही पुराना वस्त्र आभूषण लाने हैं, तो फिर उसकी कोई अंत नहीं है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो जैसे राजस्थान के संदर्भ में अभी एक विवाद चल रहा है, झुंझुनू ज़िले में एक कोई कस्बा इस्लामपुर, उस इस्लामपुर का नाम बदल करके श्री रामपुर रखने की मांग चल रही है, और इस मांग को वहाँ के विधायक ने भी सपोर्ट किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इस पर कार्रवाई चल रही है। अब इस नाम को बदलने के लिए दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष श्री रामपुर कह रहा है इसको श्री रामपुर करो, और कुछ लोग कह रहे हैं इसको इस्लामपुर रहने दो, क्योंकि इसका ऐतिहासिकता इसकी है, क्योंकि ये जो गांव है ये 15वीं सदी में किसी सुल्तान इस्लाम खान ने, सुल्तान क्या नवाब इस्लाम खान ने जो है बसाया था, इसलिए उसी के नाम पर ये इस्लामपुर है। लेकिन अगर मान लो उस इस्लामपुर का कोई पुराना नाम मिलता है जो ज़्यादा भारतीय उसको लेके है, तो उसको हम रख सकते हैं। लेकिन जब उसके हिस्ट्री देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उसमें इस्लामपुर का नाम कई सदियों से जब इस्लामपुर है, तो आप उसे फिर भी चेंज करें, वही तो गवर्नमेंट जो भी निर्णय ले। जैसे अभी मैं बताऊं, कुछ दिनों पहले राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया था पुलिस महकमे में कि पुलिस की भाषा में प्रयुक्त होने वाले उर्दू और पर्शियन शब्दों को हिंदी से बदला जाए, रूपांतरित कर दिया जाए उनको। तो इसकी कवायद भी चली थी, अब कितना कहाँ तक पहुँचे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात चली थी। अभी कुछ दिनों पहले अजमेर में एक टूरिस्ट बेंगलो था या आरटीडीसी का होटल था जिसका नाम था खादिम। खादिम होते हैं ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो सेवक हैं उनको खादिम कहते हैं। तो खादिम करके मतलब भक्त या सेवक या डिवोटी, तो वो जो है खादिम था। अब उसका नाम बदल करके जैसे अजय मेरू कर दिया गया। ऐसे ही अजमेर स्टेशन के सामने किंग एडवर्ड मेमोरियल था, और किंग एडवर्ड मेमोरियल जो है उसका नाम बदल करके महर्षि दयानंद मेमोरियल विश्रांति गृह कर दिया। तो ये जो नाम परिवर्तन का सिलसिला चला है इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि अलीपुर नाम के गांव एक एक ज़िले में 10-10 गांव मिल जाएंगे जो अलीपुर हैं या अलीगढ़ हैं, या लोगों के नाम भी आपको अली के नाम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देखें कि इस्लाम के नाम पे या मोहम्मद के नाम पे मोहम्मदपुर, मोहम्मदबास, ऐसे खूब नाम जो हैं वो मिलेंगे। तो ये इतना बड़ा काम है इससे बदलने से, जबकि अगर ये रहते हैं तो हमको लगता है भाई हमारे यहाँ एक मिश्रित संस्कृति है, आज भी हमारे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, उसको प्रैक्टिस में लाएँ। जो हम उदार और विशाल हृदय के लोग माने जाते हैं भारतीय, वो अगर इतने तंग दिल संकीर्ण हो जाएंगे तो इस देश के इस राष्ट्र का, इस यहाँ के समाज का क्या होगा, हम किस राह पर चल निकलेंगे। तो बेटर है कि इस गुलामी के अंशों को पहले स्पेसिफाई किया जाए और इसको जो है बिल्कुल डॉक्यूमेंट के रूप में लाया जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यदि हम गुलामी के प्रतीकों को समूल नष्ट कर सकते हैं तो करना चाहिए, किंतु ये देखना होगा कौन से ऐसे हैं जिनको किया जाना बहुत अपरिहार्य है और उनसे बहुत बड़ा राष्ट्रीय हित सधने वाला है। तो अब इस तरह की जो मैं
इस्लामपुर पर कोई वो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, अगर आप ब्रिटिश कालीन को ख़त्म करते हो तो आप ये बताएं, जैसे कलकत्ता है, सबसे पहले वहाँ जो बने मेमोरियल, जैसे वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है, क्या उसको हम ख़त्म कर सकते हैं या उसका नाम पर परिवर्तन करके क्या प्राप्त करेंगे? हावड़ा ब्रिज है, सेंट पॉल करके कैथेड्रल है जो बड़ा चर्च है, इसके अलावा राइटर्स बिल्डिंग, जो राइटर्स बिल्डिंग के लिए अभी न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बहुत लालायित थे कि मैं वहीं से काम शुरू करूंगा। ये राइटर्स बिल्डिंग जो है सेक्रेटरीट के रूप में काम कर रही थी, और ये जो है 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्कों के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया राइटर्स बिल्डिंग। वायसराय का जो बेंगलोर है उस ज़माने का, आज भी वो गवर्नर का रेजिडेंस बना हुआ है। तो आप देखिए कि किस किस को आप कैसे ख़त्म करेंगे। उस ज़माने के खासतौर पर जो प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता मद्रास और आपका बॉम्बे, इनमें उस ज़माने के रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, हाई कोर्ट, ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं आज भी मौजूद हैं और वे बड़े काम में भी आ रही हैं, और वो हमारी विरासत है। क्योंकि इनको हम नष्ट करते हैं या इसकी ज़्यादा हेरा फेरी इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह आप देखें, मद्रास है, रिपन बिल्डिंग है, बहुत प्रसिद्ध है रिपन बिल्डिंग। फोर्ट सेंट जॉर्ज है, कलकत्ता का फोर्ट सेंट विलियम है, इसके फोर्ट विलियम है। इसके अलावा आप देखें दिल्ली में इंडिया गेट, ये ब्रिटिश मॉन्यूमेंट है। इसी तरह से गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे का, इसी तरह से बहुत आपको मिलेंगे। तो इन सब को अब इनसे क्या दिक्कत हो रही है? जैसे अभी इस्लामपुर के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पूछा गया, लोगों ने कहा साहब ये गुलामी की बू आती है इस नाम से, और इससे जो है हमारा सोच जो है दास्ता की वो सोच है वो और बढ़ती है, मिटती नहीं है। तो ये तो मतलब कोई उचित जवाब मुझे नहीं लगा। तो मेरे इस तरह की जो उस तरह प्रोफेसर साहब से बात हुई जिन्होंने कहा कि साहब अगले 25 साल मतलब 47 तक जितने भी गुलामी के चिन्ह हैं उनको मिटा दिया जाएगा। ये भारत सरकार की नीति है, और तदनुसार राज्य सरकारों ने भी अपनी अपनी योजनाएं तैयार की हैं। तो इसको आप ब्लैक एंड वाइट में लाइए। अभी तो क्या हो रहा है, अनेक संगठन, जैसे अभी कोटा की कब्र का मामला था, किसी संगठन ने उठाया वो, और अनेक जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन चीज़ों को बढ़ा तो रहे हैं, किंतु बेटर हो कि गवर्नमेंट इस पर एक स्टेटस पेपर लाए और किस तरह से इसको आगे अंजाम देना है इसको, और एक व्यापक सहमति के बाद इस पर जो है कार्य योजना तैयार होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं अगर ऐसे प्रयास किए गए तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, हम अपने इतिहास के साथ इतनी व्यापक छेड़छाड़ कर देंगे जिससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। और जो इतिहास जिन राष्ट्रों का नहीं होता, संस्कृति जिन राष्ट्रों की नहीं होती, वे राष्ट्र एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो संस्कृति और इतिहास को बचाना है, और उसको जितना प्योर उस रूप में बचा पाएँ वो सबसे बेहतर बात होगी। तो ये जो हम बात करते हैं कि भाई जो गुलामी की जो हर सोच और मानसिकता है, तो अब आप किसी भी चीज़ को कहिए कि भाई आप फिजिकल चीज़ देखना चाह रहे हैं या थॉट्स में ले चाह रहे हैं या कल्चर में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे घुल मिल गए हैं। अब उर्दू और पर्शियन के शब्दों को हिंदी से निकालना बहुत दुरूह कार्य है, इतना आसान नहीं है। बल्कि जो सहज रूप में गांव का अनपढ़ आदमी भी उर्दू और पर्शियन शब्द का प्रयोग करता है, अंग्रेजी का प्रयोग करता है, तो उसको जब कहा जाएगा कि भैया ये स्टेशन नहीं है, अब स्टेशन का नाम जो भी आप ढूंढते रहिए, ये ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन तो वो है, ये गाड़ी है। अब गाड़ी तो कई तरह की, तो अब आप देखें कि किस किस तरह को, क्योंकि ये आपका पास्ट है और पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा भी है, सिखाया भी है। ऐसा नहीं कि हम कोई केवल रेसिपिएंट्स ही रहेंगे, हमको सब बाहर की चीज़ें आई हैं, हमारे यहाँ से चीज़ें गई भी हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी उन चीज़ों को डिस्कवर करें। तो ये जो बात जिसके आधार पर एक जिन्होंने मुझे इतनी बात करी, तो मुझे कहा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और इसमें एक हमको इतना सिलेक्टिव नहीं होना है कि किसका नाम बदल दें, किसका नहीं बदल दें, या किसको बिल्कुल तोड़ फोड़ दें, या क्या उसको नष्ट कर दें, या उसका नेस्तनाबूद कर दें। तो ये इस तरह से नहीं हो, बेटर हो कि एक डॉक्यूमेंट बने और एक अच्छे कंजीनियल जो एटमॉस्फेयर है उसमें इस पर विचार हो, और उसी तरह से राष्ट्र हित में इन चीज़ों को अंजाम दिया जाए दर्शन के स्थान पर। धन्यवाद। वीडियो के पर अपने विचार जरूर भेजें, और
जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, और आपका इस तरह सहयोग मिलता रहा तो हम और भी बातें कर सकेंगे। धन्यवाद।